Hello everyone and welcome to Mathematics Folio. This is video 10 in most important JEE Main PYQ series, and in this video I'll be covering the chapter 3D. So without any delay, let's start with the chapter. So 3D coordinate geometry, the important chapter for JEE Mains as well as for advanced. और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि there are certain topics which are very important for JEE Mains, जिन concepts का revision हम आज करेंगे, और यही concept JEE Advanced के लिए भी काफी ज्यादा important है. तो let's start with the concept. The very first thing that you should know is straight line in space. अभी straight line in space में आपको क्या पता होना चाहिए? आपको straight line की equations different form में पता होनी चाहिए. द की पॉइंट जो होगा इस पूरे कॉन्सेप्ट का वो ये है कि कभी भी अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है तो आप ध्यान रखिए कि उस लाइन पे आप एक पॉइंट को चेज करेंगे. अब उस पॉइंट का या तो पोजीशन वेक्टर हमें पता होना चाहिए या फिर उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट वी शुड ऑल्सो नो अ वेक्टर अलॉन्ग द लाइन. ठीक है, तो वेक्टर ए आई कैप प्लस बीजे कैप प्लस सी के कैप या तो हमें वेक्टर फॉर्म में पता हो, नहीं तो वो वेक्टर के डीआरस यानी लाइन के डीआरस हमें पता हो. तो ये दो चीजें चाहिए, पॉइंट एंड डीआरस ऑफ द लाइन, या फिर कहिए पॉइंट एंड अ वेक्टर अलोंग द लाइन. अगर ये दो चीजें आपके पास किसी भी स्पेस में दी गई लाइन के लिए है तो आप उस लाइन का इक्वेशन इजीली लिख पाएंगे. क्या डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं लाइन के, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइए, मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देती हूँ. सबसे पहले वेक्टर फॉर्म को देखते हैं. तो वेक्टर फॉर्म एज यू कैन सी हियर कि आर वेक्टर इज R1 वेक्टर, यानी एक पॉइंट है जो लाइन पर होता है, एंड लैम्डा पी वेक्टर जो लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है. जैसा कि मैंने आपको शो किया था, ये R1 वेक्टर देखो, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा वेक्टर विच इज अलोंग द लाइन. तो अगर ये दो चीजें हैं तो वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है. सिमेट्रिकल फॉर्म में हम क्या करते हैं, पॉइंट हमारे पास जो होता है वो x1 y1 z1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में हम पॉइंट लेंगे. इंस्टेड ऑफ वेक्टर हम लोग लेंगे डीआर या फिर कहिए डायरेक्शन को साइंस. तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c. यहाँ पे क्या नोटिस करने वाली बात है? यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कोफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z. देखो ये तीनों 1 है, प्लस 1 कोफिशिएंट चाहिए तब जाकर आपके पास सिमेट्रिकल फॉर्म बनेगी. ठीक है, तो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि x, y, z के कोफिशिएंट प्लस 1 होने चाहिए न्यूमरेटर में, माइनस नहीं होने चाहिए. अदर देन 1 अगर कोफिशिएंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे कन्वर्ट करके सिमेट्रिकल फॉर्म प्रॉपर्ली बनानी होगी, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन. तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन की ये फॉर्म होती है जो आपको ध्यान रखनी है. इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म भी लिखी है. ये देखिए 2 पॉइंट फॉर्म हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है क्वेश्चंस में, बट ठीक है, अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो एंड यूज दैट 2 पॉइंट फॉर्म. तो सिमेट्रिकल फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिमेट्रिकल फॉर्म में भी अगर आप ABC की जगह DCs को यूज करते हैं इन डिनोमिनेटर एलिमेंट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलिमेंट डिनोमिनेटर में अगर आपने DCs को यूज किया तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन एट अ डिस्टेंस r के कोऑर्डिनेट्स आप सीधे लिख पाएंगे. और वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस माइनस r इंटू l, y1 प्लस माइनस r इंटू m, z1 प्लस माइनस r इंटू n. ठीक है, ये एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा. अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है तो एट द डिस्टेंस r पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप नहीं लिख रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन. ठीक है, तो अगर DCs आपने यूज किए तो एग्जैक्टली एट द डिस्टेंस r आप कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए इन्हें यूज कर सकते हो. एक सेट आ जाएगा विद द प्लस साइन और दूसरा सेट आ जाएगा विद द नेगेटिव साइन. क्यों? क्योंकि एक लाइन पर किसी पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, एक वन साइड ऑफ द लाइन पे और एक ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट. राइट, तो इसीलिए 2 आंसर्स दिए जाते हैं, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ. थर्ड आता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन. वो कैसे लिखी होती है? 2 प्लेन्स की इक्वेशन कंबाइंड फॉर्म में लिख दी जाती है इस तरीके से. तो ये हमारे पास होती है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन. ये 2 प्लेन्स एक साथ लिखे गए हैं, दिस इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन. ये कौन सी लाइन है? इसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स भी कहा जाता है. तो या तो वो कहेंगे अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन या फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स. तो ये भी हमें पता होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट इक्वेशन ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आई होप आपको पता ही होगी, अगर नहीं पता है तो इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए. पॉइंट मैंने 0 0 0 लिया है ऑन द 3 एक्सिस. अकॉर्डिंग टू देयर DCs हमने लाइंस का इक्वेशन लिख दिया है. तो लाइन के लिए आपको वह फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, 2 चीजों को हमेशा चेज करना है, एक पॉइंट ऑन द लाइन और दूसरा लाइन का डायरेक्शन. यहाँ लाइन के डायरेक्शन से मतलब है या तो DCs या DRs या फिर कहिए अ वेक्टर अलोंग द लाइन आपको पता होना चाहिए. अच्छा, अगर DCs DRs वेक्टर अलोंग द लाइन नहीं पता है तो चेज करिए 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन.
2 पॉइंट्स भी लाइन पे पता है तो डेफिनेटली आप उस लाइन के डी सीज डी आर सब लिख लेंगे, राइट, या फिर 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन लिख पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है फॉर द स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अभी स्क्यू लाइंस क्या होता है, आई होप आपको पता ही है। स्क्यू लाइंस का मतलब नॉन कोप्लेनर लाइंस। अब नॉन कोप्लेनर लाइंस का मतलब ना तो लाइंस पैरेलल है और ना ही वो इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो डेफिनेटली एक प्लेन उन दोनों लाइंस को कंटेन कर रहा होगा, और अगर पैरेलल हुई तब तो डेफिनेटली आप एक प्लेन बना सकते हैं जो दोनों लाइंस को कंटेन करता है, ठीक है। तो 3D में आपके पास एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें लाइंस ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग, तब हम इन्हें स्क्यू कहते हैं। और अगर स्क्यू लाइंस है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम होता है, ठीक है। तो देखो, अगर 2 स्क्यू लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, 2 येलो लाइंस है 1 and 2, उनका इक्वेशन हमने अज्यूम कर लिया, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है। तो वेक्टर फॉर्म में दी गई 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो उसको निकालने का तरीका होता है डिस्टेंस mn। हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, mn। आप देख सकते हो कि mn वो लाइन है जो 1 and 2 बोथ गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट भी कर रही है और साथ में उनके परपेंडिकुलर भी है। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन द 2 लाइंस। कैसे आप इसे निकालते हो, तो आप ये देखते हो कि पहला पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन ये रहा ए पॉइंट, सेकेंड पॉइंट या फिर कहिए कि सेकेंड लाइन पे एक पॉइंट है पॉइंट बी, सेकेंड लाइन पे एक अनदर पॉइंट है पॉइंट बी। हमें इनके पोजीशन वेक्टर्स पता है तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और कहते हैं दिस इज ए बी वेक्टर। हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर आप mn डिस्टेंस निकालना चाहते हो, यानी बेसिकली आपको सिर्फ इतना करना है कि ए बी का प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस लेना होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, ए बी का प्रोजेक्शन ले रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्रॉस क्यू। पी क्रॉस क्यू एक ऐसा डायरेक्शन है जो परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस है, राइट। परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस पी क्रॉस क्यू डायरेक्शन में अगर आप ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लोगे तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस का डायरेक्शन mn है। जब आप ए को प्रोजेक्ट करते हो पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में तो प्रोजेक्शन के बाद वो बन जाता है पॉइंट m। सिमिलरली जब आपने बी को प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर टू mn तो ये देखो ये परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई b विल बिकम द पॉइंट n। यानी अगर आप ए बी को प्रोजेक्ट करोगे पी क्रॉस क्यू के डायरेक्शन में तो आपके पास जो लेंथ आएगी दैट इज गोइंग टू बी mn। दैट इज व्हाई वी लर्न दिस फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस mn या फिर कहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस इज इक्वल्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। इससे पहले वाले लेक्चर वेक्टर्स में हमने देखा था प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है। इफ यू नो हाउ टू गेट द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, सिर्फ इतना लर्न कर देने से भी आप इजीली हमेशा आंसर लिख पाएंगे। यानी ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसे हमने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है, आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा के आंसर लिख सकते हो। यानी व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, पहले ए बी वेक्टर लिखा a माइनस बी, आप b माइनस ए लिखोगे बट मॉड्यूलस है इसलिए मैं a माइनस बी भी लिखती हूँ, तो यहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है। ऑन पी क्रॉस क्यू यानी हमें ए बी वेक्टर का डॉट लेना होगा यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्रॉस क्यू से, तो हमने लिया a माइनस बी डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी क्रॉस क्यू। एज यू कैन सी न्यूमरेटर डॉट एंड क्रॉस का कॉम्बिनेशन यानी एक बॉक्स लिखा जा सकता है एंड डिनोमिनेटर दिस वन। सो ये फॉर्मूला है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप याद रखिए। कभी भी 2 लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है तो बेस्ट अप्रोच वेक्टर्स के थ्रू ही आती है। आप लाइन को कन्वर्ट कर दो वेक्टर फॉर्म में एंड देन यू यूज दिस फॉर्मूला, तो आपको फटाफट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस मिल जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच होगी कभी भी 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए ये भी लिख रखा है कि स्क्यू लाइंस आर इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में होगी तो होगा क्या कि आप सेम फॉर्मूले को अगर कन्वर्ट करके लिखते हो तो ऐसे बल्कि फॉर्म में नजर आता है, तो ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी कैन से कि लाइन को अगर आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल फॉर्म रहेगी। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हमने कैलकुलेशन कुछ रिड्यूस कर दिया। आप देख सकते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या लिखा जाएगा, ए बी वेक्टर, फर्स्ट रो इज ए बी वेक्टर, वेक्टर पी क्रॉस क्यू यानी बॉक्स ऑफ ए बी, वेक्टर पी वेक्टर क्यू लिखा हुआ है ये, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ पी क्रॉस क्यू, सो मॉड्यूलस ऑफ पी क्रॉस क्यू, राइट, मॉड्यूलस ऑफ पी क्रॉस क्यू। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आपको लर्न नहीं करना है। मैंने सिर्फ कन्वर्ट करके फॉर्म लिखी हुई है, जो चीज लर्न करनी है वो देखो मैंने हाईलाइट कर दी है, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो हम हमेशा क्वेश्चन को हैंडल कर ही लेंगे।
अच्छा, बट एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस कर ली कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के लिए आप ये फॉर्मूला लिखते हो, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हुए आप ये फॉर्म लिख रहे हो, तो दोनों लाइंस के कोप्लेनर होने के केस में ये जो वैल्यू होगी इट विल बिकम 0। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस कोप्लेनर है, इसका मतलब मैंने जैसा कि आपको पहले बोला कि या तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, यानी वेक्टर पी और वेक्टर क्यू सेम हो जाएंगे, राइट? हम कह रहे थे दो लाइंस है एंड वन इज अलोंग वेक्टर पी, वन इज अलोंग वेक्टर क्यू, बट अगर वो पैरेलल लाइंस हुई तो पी एंड क्यू विल बी सिमिलर, और अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई इन दैट केस ऑल्सो यू विल हैव कोप्लेनर लाइंस, राइट? अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो भी कोप्लेनर ही होंगी। तो उस केस में हमारे पास सिचुएशन क्या आती है कि आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन बिकम्स 0, ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ये 0 हो जाता है। उस केस में ए बी वेक्टर पी वेक्टर क्यू का बॉक्स बिकम्स 0, यानी बेसिकली हमारे पास कंडीशन होती है अगर दो लाइंस आपके पास कोप्लेनर है तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं इस पे, जेईई मेंस ने काफी क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपके पास दो लाइंस हैं, दे आर कोप्लेनर लाइंस, कुछ अननोन कांस्टेंट्स होंगे उसके अंदर जो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, यू यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली एंड आइडेंटिफाई द आंसर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। यू कैन गो बैक थ्रू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। आप वापस एक बार वीडियो को पॉज करके वापस पीछे जाकर देख सकते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमने लिखे हैं, इन्हें अच्छे से रिवाइज करके रखिए, इसे हमेशा दिमाग में रखिए व्हेन यू आर राइटिंग सम टेस्ट पेपर। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जिसमें स्ट्रेट लाइन में ही अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, अभी हमने देखा स्क्यू लाइन से तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो इसी तरह आपको पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी निकालना आना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दो पैरेलल लाइंस मैंने लिखी है, डिस्टेंस बी बी डैश विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो एज यू कैन सी इट इज नथिंग बट मॉडुलस ए बी साइन थीटा। कैलकुलेट करने के लिए ए बी क्रॉस पी कैप मैंने लिखा हुआ है विच अल्टीमेटली गिव्स मी दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में इस पे भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। अगर 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन, अगर आपको ये दे दिया जाता है कि 4 पॉइंट्स है एंड 4 पॉइंट्स आर ऑन द सेम प्लेन, दे आर कोप्लेनर। अब हमेशा वो लैंग्वेज ऐसा नहीं यूज करेंगे कि 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं कि ओके देयर इज अ प्लेन विच इज passing through the first 3 points A, B, C and it also contains the 4th point, यानी 4 पॉइंट्स बेसिकली हमें दिए गए और कुछ अननोन इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में लिख दिया गया। तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एबीसीडी आर कोप्लेनर पॉइंट्स। अगर एबीसीडी कोप्लेनर पॉइंट्स है तो क्या कंडीशन आपको यूज करनी होगी? आप एबीसीडी में से कोई भी एक पॉइंट चूज करोगे, एनी वन ऑफ योर चॉइस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को चूज किया, आप ए को रिमेनिंग 3 पॉइंट से ज्वाइन करते हो और फिर कहते हो कि अगर 3 पॉइंट्स इनफैक्ट 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं तो ये जो नए 3 वेक्टर्स ए बी ए सी ए डी बने हैं दे विल बी कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम एक पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करते हैं सो दैट ये जो ए बी ए सी और ए डी वेक्टर्स आएंगे ना, ये इजी फॉर्म में है, यानी ऐसा ना हो कि बल्कि फॉर्म्स हमारे पास क्रिएट हो रहे हो। जितना छोटे से छोटा आप ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स को बना सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को उतना छोटा बनाइए, उसी के हिसाब से आप एक कॉमन पॉइंट ए को सिलेक्ट करिए एंड देन यू पुट दिस बॉक्स इक्वल्स टू 0। यानी क्या करना है, अगर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है तो आपको इस कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड ऑन दिस पॉइंट आल्सो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। द ओनली थिंग इज वो लिखेंगे 4 पॉइंट्स कोप्लेनर, थोड़ा घुमा फिरा के, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा घुमाकर सेम इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, आपको वही इन्फॉर्मेशन क्रैक करनी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में दीज आर 7 पॉइंट्स जो मैं चाहती हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रहे जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्लेन्स में क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सो प्लेन्स के लिए मैं अगेन जैसे लाइन के लिए मैंने आपको कहा था 2 चीजों को ध्यान रखना है, पॉइंट एंड डायरेक्शन। प्लेन के लिए भी मैं आपको बोलूंगी 2 चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए, इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और क्वेश्चन ऑन प्लेन्स। जब भी प्लेन का इक्वेशन आपको लिखना हो तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको चाहिए पॉइंट। ठीक है, आप चेज करोगे कि एक पॉइंट आपको प्लेन पे मिल जाए, और दूसरा आप चेज करोगे उसका नॉर्मल वेक्टर। किसी भी तरह प्लेन का पॉइंट एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, यही आपको चेज करना है। जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है आप उसके थ्रू कोशिश करिए कि आपको एक पॉइंट और एक प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाए, उसके बाद हम प्लेन का इक्वेशन इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, कैसे लिखी जाती है प्लेन की इक्वेशन, तो मैंने डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे आपको रिवाइज करवाए हैं, एक बार आप पॉज करके इजीली इन्हें रिवाइज किया गो थ्रू हो जाइए। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, जैसे कन्वर्ट करके ये रही वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन आ जाती है हमारे पास।
R1 और n वेक्टर मैंने आपको यहाँ फिगर में शो किए थे कि हमने n वेक्टर ai bj c के ले रखा है और a पॉइंट को भी R1 वेक्टर यानी x1 i कैप i1 j कैप z1 k कैप अगर लिया जाए तो आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म्स हैं, में कन्वर्ट होके इस तरह दिखाई देगी। फिर से रेड हैशटैग मीन्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रेम होंगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन ही होगा, तो ध्यान रखेंगे इन पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। इनफैक्ट सेकंड एंड थर्ड पे मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो वो लोग फ्रेम कर रहे हैं। कमिंग टू द फोर्थ फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इसमें ध्यान रखिए एबीसी 0 नहीं होना चाहिए, इंटरसेप्ट 0 होगा तो डोंट यूज द इंटरसेप्ट फॉर्म। इन दैट केस 1 2 3 प्रीवियस फॉर्म्स तो हमेशा ही एप्लीकेबल हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो। फोर्थ में थोड़ा केयरफुल रहना है, आप उसे तभी यूज करिए जब इंटरसेप्ट नॉन जीरो होगा। कमिंग टू द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन कौन सी फॉर्म होती है? ये वो वाली फॉर्म है जिसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मगर राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट, ये हमें प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस शो करता है, यानी ये रहा डिस्टेंस d। तो डायरेक्ट नॉर्मल फॉर्म से आपको प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस मिल जाता है, दैट डिस्टेंस इज d। तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है, इसमें देखो ये n कैप होगा, दिस विल बी n कैप एंड d हैज टू बी पॉजिटिव। अच्छा, कभी भी किसी प्लेन या किसी प्लेन का इक्वेशन, इनफैक्ट मैं कहूंगी प्लेन का इक्वेशन अगर आपको दिया गया हो r डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d के फॉर्म में, इक्वेशन देखते ही आपको समझ जाना है कि ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द प्लेन। डायरेक्शन क्या होगी उसकी? फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द प्लेन, ओरिजिन से टुवर्ड्स द प्लेन ये डायरेक्टेड होगा, इस बात का ध्यान रखिए। और d राइट हैंड साइड लिखा गया, कांस्टेंट क्या डिनोट कर रहा होगा? ये डिनोट कर रहा होगा डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन है। पैरामीट्रिक फॉर्म भी होती है, हम रिवाइज कर लेते हैं, ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनाए गए इस पे, दैट्स व्हाई मैंने रेड हैशटैग भी इस पे नहीं लगाया, बट रिविजन चल रहा है तो आप इसे भी देख लीजिए। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन ये कुछ इस तरह होगी। इसे इंटरप्रेट कैसे करना है? जैसे आप देखें इसमें दो पैरामीटर्स है, लैम्डा एंड म्यू। ये बेसिकली एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है जिसके ऊपर एक पॉइंट है हैविंग द पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें मिल जाएगा एक पॉइंट जो कि प्लेन पे लाई कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको मिलेगा इन दोनों से। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वेक्टर बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ रहा होगा। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द प्लेन है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये फैमिली ऑफ प्लेन्स पे बेस्ड पॉइंट है जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बहुत क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं इस पे, और होता ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है? आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी प्लेन which is passing through the line of intersection of two planes P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है जो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में वो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स यूज करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमें समझ आता है कि हमें एक ऐसा प्लेन लिखना है विच इज कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। So the plane which is containing the line of intersection of two planes is given by P1 plus lambda P2। ये lambda is a constant, it is a real number, और इसे आइडेंटिफाई करने के लिए 100% क्वेश्चन में एक और कंडीशन हमें दी जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन से हम इजीली लैम्डा फाइंड करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अभी जो कंडीशंस होती है ना, ये अलग अलग दी जाती है। P1 प्लस लैम्डा P2, अगर आपने फर्स्ट स्टेप सही कर दिया तो उसके बाद क्वेश्चन इजीली एंड लेसर कैलकुलेशन के साथ खत्म हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करिए। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने लिख भी दिया है, P1 P2 प्लेन्स अगर लिखे हैं तो आप इस तरीके से, ये कार्टेशियन फॉर्म लिखी गई है और वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप होगा लैम्डा आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाटएवर एडिशनल कंडीशन दे हैव प्रोवाइडेड अस, वी विल यूज दैट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, इसका फॉर्मूला सेम जैसे लाइंस में हम पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइंस में वैसा ही होता है, दिस इज d1 माइनस d2। ध्यान इस बात का रखना है आपको फिर से कि कोफिशिएंट्स ऑफ x y z दोनों इक्वेशंस में सेम रहने चाहिए, तब हम डायरेक्ट कांस्टेंट्स को सबट्रैक्ट करके इस तरीके से डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इन प्लेन्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इन द प्लेन्स इज, अब नॉट जस्ट प्लेन, ये लाइन का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप इसे नोटिस कर सकते हो कि मैंने इसे लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में हैशटैग भी लगा रखा है, तो इसका मतलब ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांस एंड मेंस दोनों के लिए। क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जिसमें हमें पॉइंट का इमेज एक लाइन में निकालना होगा, या पॉइंट का इमेज एक प्लेन में आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना होगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आता है कि जस्ट फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन,
या फिर इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब क्वेश्चन चाहे लाइन के लिए हो या प्लेन के लिए हो, आपको जो कॉन्सेप्ट दिमाग में हमेशा रखना है रिगार्डिंग दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इज कि जब भी आप पी पॉइंट की इमेज एक मिरर में निकाल रहे हो, अब यहां मिरर लाइन है, इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट द मिरर इज अ प्लेन। ठीक है, तो दो चीजें हैं हमारे पास, या तो मिरर जो होगा वो ये लाइन मिरर होगा या प्लेन मिरर होगा। अभी लाइन मिरर है तो इमेज पी डैश, और प्लेन मिरर में भी इमेज को मैंने पी डैश से डिनोट किया है। कोई भी मिरर हो, जैसा मैंने आपको कहा, कंडीशंस हमेशा दो दिमाग में रखनी है, ये वाली दो कंडीशंस। क्या आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पी एंड पी डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट को जब आप ज्वाइन करोगे तो दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी मिरर। अब परपेंडिकुलर टू द मिरर का कॉन्सेप्ट हमें कैसे यूज करना है वो हम लाइन एंड प्लेन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। लाइक प्लेन है तो मैं कह दूंगी कि पीपी डैश के डीआर्स विल बी सेम एज डीआर्स ऑफ नॉर्मल ऑफ दी प्लेन। ठीक है, लाइन की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे पीपी डैश के डीआर्स एंड लाइन के डीआर्स का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट। मगर क्या ध्यान रखना है कि पीपी डैश इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। और व्हाट इज द सेकंड पॉइंट कि मिरर पॉइंट ऑफ पीपी डैश लाई ऑन द मिरर। पी एंड पी डैश, चाहे आप कोई भी मिरर लो, ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो मिडल पॉइंट आएगा वो हमेशा मिरर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी पी पी डैश के मिडल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स will satisfy the equation of mirror whether it is a line or it is a plane. So ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे यूज करके हम इमेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लाइन एंड प्लेन अब परपेंडिकुलर की कंडीशन कैसे लिखी जाएगी वो वेरी करती है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्लेन में हम कह देते हैं कि नॉर्मल के पैरेलल आएगा, drs will be same as the drs of the normal to the plane। लाइन में हम डॉट प्रोडक्ट लेकर 0 से इक्वेट करते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्या रहा कि पीपी डैश परपेंडिकुलर है, और सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपको इमेज के लिए ध्यान रखना है वो क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश लाइज ऑन दी मिरर। अब देखो, इसके लिए प्लेन के लिए स्पेसिफिकली एक फॉर्मूला भी होता है। आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न इट, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन 2D स्ट्रेट लाइन में भी इस तरह का एक फॉर्मूला लर्न करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप 3D के लिए भी लर्न करके रख सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? अगर प्लेन इस फॉर्म में दिया गया है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि इमेज ऑफ दिस पॉइंट पी डैश अल्फा बीटा गामा अगर है तो आपको क्या करना होगा, आप लिखोगे अल्फा माइनस x1 अपॉन, देखो a है, देन यू हैव बीटा माइनस y1, तो आपने लिखा b, देन यू हैव गामा माइनस z1। x1 y1 z1 क्या था? ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जिसकी इमेज निकाली जा रही है, तो ये z1। ठीक है, एंड अपॉन c, दिस इज इक्वल्स टू ये 2 का फैक्टर विद अ नेगेटिव साइन, सो -2 टाइम्स। अब आप देखो हमने क्या किया, x1 y1 z1 प्लेन की इक्वेशन में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और अगर ये आपके पास सॉल्व कर दिया जाए ये इक्वेशन तो आपको डायरेक्ट इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। तो एक पॉइंट की इमेज इन अ प्लेन अगर आपको फाइंड करनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके आंसर लिख सकते हो। एंड सी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ यू वांट फुट ऑफ परपेंडिकुलर देन रिमूव दिस 2, यानी यही फॉर्मूला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के भी काम आता है प्लेन के केस में। अगर आप पॉइंट का एंड प्लेन का, एक प्लेन दिया गया एक पॉइंट दिया गया, पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऑन द प्लेन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज अगेन दिस फॉर्मूला, जस्ट रिमूव दिस 2 फ्रॉम हियर एंड यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो सेम फॉर्मूले से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप अगेन नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लाइन की इमेज एक प्लेन में रिवाइज करवा रखा है। आपको जब भी क्वेश्चन ये आता है कि एक लाइन की इमेज इन अ प्लेन हमें आइडेंटिफाई करनी है, हमेशा चेक करना चाहिए कि लाइन पैरेलल टू प्लेन तो नहीं है कहीं। इफ लाइन इज पैरेलल टू प्लेन तो आपके पास थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो इमेज लाइन आएगी उसके डीआर्स और गिवन लाइन के डीआर्स तो सेम होंगे, यानी लाइन लिखने के लिए एक पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आप एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन सेलेक्ट करोगे, लेट इट बी पी, उसकी इमेज फाइंड करोगे पी डैश। अब पी डैश से पास होने वाली लाइन हैविंग द सेम डीआर्स विल बी द आंसर। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर लाइन की इमेज प्लेन में कही गई है तो ऑलवेज चेक वेदर द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन और नॉट। ठीक है, लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आपको सिर्फ पी का इमेज निकाल के सेम डीआर्स के साथ लाइन लिखना है। इन केस लाइन इज नॉट पैरेलल टू द प्लेन, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं आ रही है तो ये तरीका यूज किया जाता है। अगेन मैंने 2-3 स्टेप्स जो हैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं, आप इजीली इसे पॉज करके एक बार रीड डाउन करिए। क्या है, आपको क्यू निकालना होगा,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड पी की इमेज इन द प्लेन आप आइडेंटिफाई करोगे। जैसे ही पी की इमेज आप इन प्लेन आइडेंटिफाई करोगे तो पी डैश रिफ्लेक्टेड रे पर आ जाएगा, या फिर कहिए कि इमेज लाइन पर आ जाएगा। इसे रिफ्लेक्टेड रे भी कहते हैं। अगर मैं इसे इंसिडेंट रे कहती हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास आई हुई है। तो क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग की इमेज ऑफ द लाइन निकालिए, वो ये भी कह सकते हैं कि आपको रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है। ठीक है, तो वो वन एंड द सेम थिंग है, चाहे वो इसे रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में लिखें या फिर कहें कि इमेज ऑफ द लाइन इन द प्लेन है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा वो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, आप इसे रीड कर लीजिए। क्यू पॉइंट एंड पी की इमेज इन द प्लेन, इट विल बी पी डैश। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इमेज। मोस्टली जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो है पॉइंट की इमेज इन अ लाइन। हमें एक पॉइंट की इमेज इन अ लाइन निकालनी होती है, आफ्टर दैट वी हैव टू कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। ठीक है, इफ लाइन का इमेज भी निकालने के लिए आया तो इसलिए मैंने एडिशनल पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट को, सेम कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए सॉल्व करें। अभी नेक्स्ट है एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स इज सेम एज द एंगल बिटवीन नॉर्मल्स टू द प्लेन। यानी अगर प्लेन का इक्वेशन इस तरह दे दिया गया है तो आपको उसके दो नॉर्मल वेक्टर्स निकालने होंगे। दोनों नॉर्मल वेक्टर्स निकालने के बाद आप डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा विल बी n1 डॉट n2 अपॉन मॉड्यूलस n1 मॉड्यूलस इट। एक चीज और मैं यहाँ पे कहूंगी आपको कि जब हमें एंगल निकालना होता है तो हम नॉर्मली एक्यूट एंगल आंसर करते हैं। ठीक है, तो आप मॉड्यूलस लगा दो और एक्यूट एंगल के फॉर्म में अपना आंसर निकाल दोगे। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अभी लाइन एंड प्लेन के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो अप्रोच क्या रहती है कि देखो ये रहा प्लेन, लाइन आपके पास ये ब्लू लाइन दी गई है, प्लेन दिया है नहीं, हमें उसका नॉर्मल वेक्टर तो पता ही है, ये रहा एन वेक्टर जो मैंने ट्रेस किया। लाइन, तो लाइन के अलोंग वेक्टर भी हमें दे दिया जाता है, इक्वेशन दी है तो ऑब्वियसली वी कैन राइट डाउन अ वेक्टर अलोंग द लाइन। दोनों के बीच का एंगल, अब दोनों के बीच का एंगल यानी मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल वेक्टर और लाइन के बीच के एंगल की, दिस इज फाई। बट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज दिस थीटा, द एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो वो भी आप देख सकते हो, फाई हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। फाई इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। उसे निकालने के बाद आप ये कह सकते हो कि आपको कैलकुलेट करना है थीटा। तो ये देखो cos फाई हम इजीली कैलकुलेट करेंगे, यानी बेसिकली मेरे पास साइन थीटा आएगा। तो ये रहा फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। अब ठीक है, अगर साइन थीटा भी पता है तो हम थीटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव अस द एंगल बिटवीन प्लेन एंड द लाइन। ठीक है, तो ये भी कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने देखे। चलिए, तो अब आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्वेश्चंस। सो जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं अभी वो सारे आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। उन सारे पॉइंट्स को 3D में आपको इतना अच्छे से रिवाइज करना है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो उन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आप उन्हीं में से फटाफट आइडेंटिफाई करेंगे कि विच कॉन्सेप्ट इज टू बी यूटिलाइज्ड इन द क्वेश्चन एंड देन यू विल प्रोसीड। तो चलिए देखते हैं उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस, जिसके थ्रू मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी करूंगी कि क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। So let us start with the first question. क्या दिया गया है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है। If the equation of plane passing through the mirror image of a point with respect to line, see, मैंने आपको पहले ही कहा था कि काफी क्वेश्चंस वो फ्रेम कर रहे हैं जिसमें आपको पॉइंट की इमेज इन अ लाइन आइडेंटिफाई करनी होती है। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो हम लोग इसमें करेंगे कैलकुलेशन। तो क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ प्लेन, बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है which is passing through some point. What is that some point? वो some point जो है वो image of this point in the line है, और वो plane is also containing this line. The plane is also containing this line. Is alpha x plus beta y plus gamma z is 24. Then find alpha plus beta plus gamma. तो आप ध्यान से देखेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो देयर इज नो शॉर्टकट कि हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, यहाँ पे हम डेफिनेटली कैलकुलेशन लिटिल फास्ट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई शॉर्टकट फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाए, आप फटाफट कैलकुलेशन विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करिए और क्वेश्चन को खत्म करिए। क्या करना है, देखो क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक लाइन है, लाइन हमें दे दी गई है, दिस इज x plus 1 upon 2 is equals to y minus 3 upon 1 is equals to z plus 2 upon minus 1. I'm just writing it equals to lambda, क्योंकि हमें जब भी कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं लाइन के तो हम लैम्डा से इक्वेट करते हैं। पॉइंट जो हमें दिया गया है वो क्या है, इसका नाम मैंने P रख दिया, दिस इज 2, 3, 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्लेन मुझे लिखना है विच इज पासिंग थ्रू द मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन। तो लेट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट P बी P डैश
अब जैसा मैंने आपको कहा था, हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना होगा कि पीपी डैश इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। जो मिरर होगा उसके परपेंडिकुलर होगी एंड मिड पॉइंट ऑफ पीपी डैश लाइज ऑन द लाइन। तो हम यही दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन कॉन्सेप्ट को इस तरह यूज करूंगी कि सबसे पहले मैंने पीपी डैश को ज्वाइन किया और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद मिरर आ रहा है उसे मैंने लिख दिया एफ, यानी ये रहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बट अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो एज यू कैन सी इट लाइज ऑन द लाइन, इसीलिए हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं 2 लैम्डा माइनस 1 lambda plus 3 and then we have minus lambda minus 2 minus lambda minus 2। ये पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स हैं। मेरा अप्रोच ये है कि मैं f को आइडेंटिफाई करके p डैश पर पहुंचूंगी, ठीक है। अब f को आइडेंटिफाई करने के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो हमने यूज कर ली कि f लाइन पे लाई करता है। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि pf इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, राइट। pf परपेंडिकुलर टू लाइन, कैसे यूज करें इस कंडीशन को? तो आप लिखेंगे वेक्टर pf और डॉट प्रोडक्ट विद द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एज यू कैन सी इट इज 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। चलिए सॉल्व करके लैम्डा निकालेंगे फटाफट। तो pf वेक्टर, सो f माइनस p के कोऑर्डिनेट्स, इट विल बिकम 2 लैम्डा माइनस 3 i कैप प्लस लैम्डा प्लस 3 माइनस 3, so I will just write lambda j cap and then we will be writing plus minus lambda minus 2 minus 1 k cap, taking its dot product with this vector which is 2i cap plus j cap minus k cap equal to 0। जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो देखो क्या बनता है, ये बनेगा 4 lambda minus 6, then we have plus lambda and then we have plus lambda plus 3 equals to 0। इसे सॉल्व करके हमें लैम्डा आइडेंटिफाई करना है, तो ये मुझे मिल रहा है 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, यानी लैम्डा बिकम्स 1/2। जब आप लैम्डा 1/2 रखते हो तो ध्यान रखिए आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला, आपको इमेज नहीं मिली अभी, तो बी केयरफुल, इमेज अभी हमें निकालनी होगी। बट चलिए लेट्स कंप्लीट इट। हमें एफ क्या मिल गया? दिस विल बिकम 2 1/2 माइनस 1 दैट इज 0, फिर ये बनता है 3 प्लस 1/2 यानी 7/2, फिर आते हैं माइनस 1/2 माइनस 2 पे यानी माइनस 5/2। बट ये अगर f है एंड p डैश को अगर मैं अल्फा बीटा गामा ज्यूम कर लेती हूं तो f इज द मिडिल पॉइंट ऑफ p डैश, p डैश का मिडिल पॉइंट है f। व्हाट इज पॉइंट p? 2 3 1। तो पॉइंट p हमारे पास है 2, 3, 1। इन दोनों का मिडिल पॉइंट इज f, यानी आप ये कह सकते हो कि 2 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 2 into 0। सिमिलरली 3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 into 7/2। And similarly, we can say gamma plus 1 जो हमारे पास आएगा, that is going to be -5। यानी alpha is -2, beta is 4 and gamma is -6। So अभी तक हमने क्या निकाल लिया? हमने निकाल दिए पॉइंट p डैश के कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट जिससे रिक्वायर्ड प्लेन पास होता है, राइट। इट टर्न्स आउट टू बी -2, 4, -6। तो आपने अभी तक ये सीख लिया या ये रिवाइज कर लिया कि हाउ डू वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन, ठीक है। ये अप्रोच आपको सिखाई गई है या फिर रिवाइज करा है हमने कि हम किस तरह से पॉइंट का इमेज इन अ लाइन निकालेंगे। कॉन्सेप्ट अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने वही दो कॉन्सेप्ट यूज किए, परपेंडिकुलर वाला एंड द मिड पॉइंट इज ऑन द मिरर। चलिए क्वेश्चन का आगे का पार्ट देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट विच वी हैव कैलकुलेटेड एंड कंटेनिंग द लाइन x minus 2/3 1 minus y/2 z plus 1/1। तो अब मुझे ये लाइन का इक्वेशन लिखना होगा, x minus 2/3 is equals to 1 minus y/2। x minus 2/3 is equals to 1 minus y/2 and this is equals to, let us go back and copy the data, is equals to z plus 1/1, z plus 1/1। तो अब आप क्या चाहते हो? एक ऐसा प्लेन चाहते हो जो इस लाइन को कंटेन करे और इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। 3D में विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जहां तक आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व तो हमेशा उसका फिगर जरूर ट्रेस करिए, रफ स्केच में अपने हिसाब से फटाफट उसे ट्रेस करिए और प्रोसीड करिए। यानी मुझे एक ऐसा प्लेन चाहिए विच कंटेन्स अ लाइन और साथ में उसी प्लेन पे मुझे एक पॉइंट p डैश भी पता है, राइट। प्लेन को लिखने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको क्या चाहिए? एक पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए। तो यस, वी हैव अ पॉइंट ऑन द प्लेन। सेकंड, आपको उसका नॉर्मल वेक्टर चाहिए। क्या हमारे पास अभी नॉर्मल वेक्टर है? बिल्कुल नहीं। बट क्या हम इसका नॉर्मल वेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ये लाइन देखोगे, ये लाइन हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं दी गई है, तो पहले आप इसका सिमेट्रिकल फॉर्म लिखो, क्योंकि जब तक सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं लिखोगे आपको डीआर्स में दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इन द सेंस कि हम लोग नोटिस ही नहीं करेंगे कि हमने करेक्ट डीआर्स नहीं लिखे। तो मेक ए हैबिट, जब भी लाइन आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में मिलती है, सिमेट्रिकल फॉर्म जैसी नजर आती है, आप प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए कि लाइन तरीके से लिखी गई है कि नहीं। अच्छा, इस लाइन से मुझे ये पता चल गया कि जो लाइन के डीआर्स हैं वो है 3:-2:1। अब देखो, अगर आप यही लाइन ले लेते तो डेफिनेटली रॉन्ग डीआर्स लिख रहे होते। तो बी केयरफुल, ये मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आप स्ट्रेट लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में प्रॉपर्ली लिखिए, तभी प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करती हूँ तो पॉइंट ऑन द प्लेन, यानी इस लाइन पे एक और जो पॉइंट मेरे पास आ गया है वो है 2,1,-1। सो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक प्लेन लिखना है विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट P डैश and is also passing through the point 2,1,-1 and a vector having drs 3:-2:1 lies on the plane। मैंने आपको क्या कहा था, प्लेन के लिए मुझे चाहिए नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट। पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका था। नॉर्मल वेक्टर के लिए मैं अप्रोच लगा रही हूं कि चलो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए। ये जो पॉइंट है दिस इज ए। अब नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो क्या मैं ये लिख दूं कि इट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एपी वेक्टर एंड अ वेक्टर अलोंग द लाइन। वाई? बिकॉज एपी डैश वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई कर रहा है और लाइन इज ऑन द प्लेन, यानी ये वेक्टर तो वैसे भी प्लेन में ही लाई करेगा। जैसे ही आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आपको एक वेक्टर मिलेगा विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। वही वेक्टर की मुझे जरूरत है सो दैट मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकूं। तो इसीलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और देखते हैं हम किस तरीके से इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे। नॉर्मल वेक्टर के लिए मैंने लिख दिया वेक्टर एपी डैश का क्रॉस हम लेने जा रहे हैं 3i cap minus 2j cap and plus k cap. So let's find it out. This will be I cap, j cap, k cap. What is AP dash vector? You have the coordinates of P dash, ये रहे. We have the coordinates of A. ये point हमने A लिया है, A के coordinates भी हैं. तो AP dash vector क्या हो जाएगा? 2 minus minus 2. Then we have 1 minus 4. And then we have minus 1 plus 6. And the third row is 3 minus 2, 1. जैसे ही आप इस वेक्टर के लिए यानी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ये बन जाता है -3 + 10 यानी 7i cap। देन वी हैव -j cap मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द कोएफिशिएंट 4 - 15। व्हाट इज 4 - 15? -11। देन वी हैव प्लस k cap, तो ये आ जाएगा -8 + 9। -8 + 9 मींस 1, सो इट इज k cap। सो बेसिकली जो वेक्टर मुझे मिला वो है 7i cap + 11j cap + k cap। और ये क्या है? ये है नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। एक ऐसा प्लेन जो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, या तो आप पॉइंट ए ले लो या पॉइंट पी डैश ले लो। तो एनी वन पॉइंट के साथ अब आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो। तो लेट्स कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इट विल बी 7 times x - 2 plus 11 times y - 1 and plus 1 times x plus z plus 1. This is equals to 0. ये आ गया 7x, this is 7x plus 11y plus z, this is plus 14, -14 - 11 यानी -25 and plus 1 that is equals to 24. ये रही उस प्लेन की इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। जरा कंपेयर करते हैं और देखते हैं अब हमें आंसर क्या देना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे हैव प्रोवाइडेड अस। सो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? α(x + βy + γz इज इक्वल टू 24। सो हमें भी 24 कांस्टेंट ही मिल रहा है। हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आइडेंटिफाई करना है। उन तीनों का सम विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी, लेट अस सी, जैसे ही आप इसे ऐड कर दोगे 7 + 11 + 1 टर्न्स आउट टू बी 19। तो हमारा आंसर आ जाता है 19 फॉर द क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एडवांस। हमारे पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली यूज किए गए। फर्स्ट था पॉइंट का इमेज इन अ लाइन। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो कई बार प्लेन क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट की इमेज इन अ लाइन हमें फाइंड करनी है, बट क्वेश्चन वहां खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्होंने फर्दर हमें कहा एक प्लेन का इक्वेशन भी निकालना है। तो प्लेन के इक्वेशन के लिए भी आपके पास क्या है? एक पॉइंट ऑन द प्लेन आपने आइडेंटिफाई किया, नेक्स्ट हमने उसके नॉर्मल वेक्टर को चेज किया। नॉर्मल वेक्टर एंड पॉइंट को आइडेंटिफाई करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट? तो इस पूरे क्वेश्चन को लेने का पर्पज यही था कि सिंगल क्वेश्चन में हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स इजीली अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज हो सकता है कि ये पार्ट्स में आ जाए, पार्ट्स में आ जाए यानी हो सकता है ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द टेस्ट पेपर। सो प्योर सेकंड पार्ट भी सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ लाइन एल पासिंग थ्रू ओरिजिन इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइंस। एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अभी फर्स्ट ऑक्टेंट मींस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे ऑन L2। ठीक है, L2 लाइन पे हमें वो पॉइंट लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ √17 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1 आर ABC, देन फाइंड AD in A plus B plus C। यानी बेसिकली हमें वो पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेंट and is on the line L2 and at a distance of √17 from point of intersection of these two। पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद ये न्यूमेरिकल टाइप है तो हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें लाइन चाहिए L जो ओरिजिन से पास होगी मगर इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। तो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं लाइन की इक्वेशन लिखूंगी x अपॉन drs, मुझे नहीं पता अभी, z अपॉन drs। अब drs कैसे आइडेंटिफाई करें, आप देखो आपको जो लाइन लिखनी है वो फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर है, वो सेकंड यानी L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है। यानी क्या मैं ये कह सकती हूँ कि रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द वेक्टर अलोंग L1 एंड अ वेक्टर अलोंग L2। वेक्टर अलोंग L1 L2 यानी उनकी डायरेक्शन वेक्टर से ही पता चलती है। तो अगर आप एक लाइन लिखना चाह रहे हो जो L1 L2 दोनों के परपेंडिकुलर है तो L1 L2 के अलोंग वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड लाइन विल बी अलोंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अलोंग L1 एंड L2। L1 के अलोंग वेक्टर जैसा कि इक्वेशन आप देख सकते हो, इक्वेशन से हम लिख सकते हैं t के कोफिशिएंट जो होंगे वो हमें बताएंगे वेक्टर अलोंग लाइन L1 विच इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सिमिलरली सेकेंड लाइन के अलोंग वेक्टर कैसे मिला, आपने सारी टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ s को क्लब किया, वो बन गया वेक्टर a प्लस लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे s से रिप्रेजेंट हुआ है, या फिर कहिए इंस्टेड ऑफ लैम्डा दे आर यूजिंग द पैरामीटर s, तो प्लस लैम्डा p वेक्टर, वो p वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाता है, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये v1 v2 वो वेक्टर्स हैं जो L1 L2 के अलोंग है। मुझे एक लाइन लिखनी है जो परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स होगी। दीज टू वेक्टर्स के परपेंडिकुलर यानी जरा क्रॉस प्रोडक्ट लेकर हम चेक करते हैं कि नॉर्मल वेक्टर या फिर कहिए वेक्टर v अलोंग द रिक्वायर्ड लाइन विल बी i कैप j कैप k कैप 1 2 2 2 2 1। So what we are getting in this situation, you can see that it turns out to be 2 minus 4 I cap, then we have 1 minus 4, so plus 3j cap, and then we have 2 minus 4 once again, so 2k cap. DRs of the required line minus 2, 3 minus 2. So first step of the question is over. ये आपने जो भी सॉल्व किया या जो हमने पार्ट सॉल्व किया है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एज यू कैन सी यहाँ पे इसे एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज किया गया है। हमने एक ऐसी लाइन लिखी जो परपेंडिकुलर टू टू लाइंस है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इस लाइन का नाम भी जरा लिख लें, दिस इज एल लाइन। If the coordinates of point in the first octant on L2, L2 पर आपके पास कोई भी जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली हम यहां से लिखेंगे। At a distance of √17 from point of intersection of L and L1। अब मुझे L and L1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, यानी हम बेसिकली सीख रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं किस तरह से दो लाइंस को सॉल्व किया जाता है। तो जब दो लाइंस होती है आपके पास इन स्पेस, आप उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, आप दोनों के जनरल कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करते हो। लाइक आप ये कह सकते हो कि जैसे लाइन L1 जो है, L1 पे हमारे पास जनरल कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 + t -1 + 2t 4 + 2t। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1 है। सिमिलरली जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ L भी आप निकालोगे, तो जस्ट इक्वेट इट टू लैम्डा। आप कहोगे L जनरल कोऑर्डिनेट्स आर -2 लैम्डा 3 लैम्डा -2 लैम्डा। सो दिस इज व्हाट वी हैव। अब हमें चाहिए क्या, हमें दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, यानी बेसिकली मुझे लैम्डा या टी का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे ये दोनों पॉइंट्स सेम पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएं।
वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। आप वो लैम्डा या टी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हो जिसके लिए ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएगी, यानी कॉमन पॉइंट ऑन द टू लाइन्स मिल जाएगा। तो आप सीधे दोनों को इक्वेट करेंगे। आप लिखेंगे 3 + t इज इक्वल्स टू -2 लैम्डा, देन वी हैव -1 + 2t इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा। और इसी के साथ एक और कंडीशन हमारे पास क्या आती है, इन दोनों को हमें इक्वेट करना होगा। तो ठीक है, पहले जरा इन दोनों जो इक्वेशंस हमने लिखी है उन्हें सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 लैम्डा + t + 3 इज 0, और जो सेकेंड इक्वेशन है वो है हमारे पास 3 लैम्डा -2t + 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करके लैम्डा टी निकालेंगे, और ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है इससे हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो क्या किया जाए, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से लिखा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 7 लैम्डा + 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा मुझे मिल जाता है -1। लैम्डा -1 यानी टी की वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो टी आपके पास कितना आ जाएगा, लैम्डा इज -1, तो टी भी -1 आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप चेक कर सकते हो कि लैम्डा एंड टी की इस वैल्यू के लिए ये जो y और ये z कोऑर्डिनेट्स है दे आर ऑल्सो इक्वल। सो 4 + 2t यानी यहां से आ जाएगा 2। जैसे ही आप लैम्डा को -1 लिखोगे दिस इज 2, तो वेरिफिकेशन भी हो गया कि देयर इज नो कैलकुलेशन एरर। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व टू लाइंस। दो लाइंस को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि आप उनके जनरल कोऑर्डिनेट्स लिखते हो और उन्हें इक्वेट कर देते हो। इक्वेट करने के बाद 3 इक्वेशंस आएगी, 2 को सॉल्व करके आप थर्ड में वेरिफिकेशन कर लीजिए। Well, we are interested more in their point of intersection, so let us write down their point of intersection. उस point of intersection के लिए specific name हम दे देते हैं अगर question में नहीं दिया गया है। Nothing is given in the question, तो मैं उस point का नाम रख देती हूँ P. So let P be the point of intersection of L and L1. In lambda and T की वैल्यू के बाद अब मैं किसी भी एक point को यूज करके वो coordinates लिख सकती हूँ। लैम्डा को लिखा -1, तो it turns out to be 2, -3 and 2. This is point B. तो अभी तक हम इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या सीख चुके हैं, हम 2 चीजें रिवाइज कर चुके हैं। फर्स्ट, हाउ टू राइट डाउन द लाइन L। सेकेंड, हमने रिवाइज कर लिया हाउ टू सॉल्व और इंटरसेक्ट, हाउ टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अभी नेक्स्ट थिंग क्या है, आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है इन द फर्स्ट ऑक्टेंट जो कि लाइन L2 पे लाई करेगा। ठीक है, लाइन L2 पे लाई करेगा यानी हम उसके कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं 3 + 2s, 3 + 2s, 2 + s. So let us write down any point on the line L2, 3 + 2s, 3 + 2s, and 2 + s. So once again, let us read the question. Question क्या कह रहा है कि आपको point find करना है in the first octant on the line L2, which lie at a distance of √17 from the point of intersection of L and L1. Right? अब L L1 का point of intersection हम already identify कर चुके हैं। हमें सिर्फ वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है ऑन L2 जिसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज √17, और ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंट फर्स्ट ऑक्टेंट में होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट 18 टाइम्स a + b + c हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब आपके पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट या फिर कहिए सिंपल सा क्वेश्चन बचा है कि p पॉइंट हम फाइंड कर चुके हैं। लेट दिस बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, तो इसका नाम q रख दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस √17 है। आपको s की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी सच दैट कि पॉइंट Q lies in first octant. After that question will be over. तो हम क्या करेंगे, अब डिस्टेंस PQ जरा कैलकुलेट करते हैं। तो PQ डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा, इनफैक्ट PQ का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके the formula that we have, we are going to use that 2s + 1 का स्क्वायर प्लस 2s + 3 + 3 यानी 2s + 6 का होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव प्लस 2 + s - 2, सो दिस इज जस्ट s का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये 17. So solve the equation. Overall हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 8 and plus 1 9 s square आ रहे हैं। How many s? So 4 and 24. 24 plus 4 यानी 28 s. Regarding the constant 36, 37. -17 करते हैं तो डायरेक्ट आप पहुंच जाओगे 20 पे। फैक्टर्स बनाते हैं तो इजीली इसके फैक्टर्स जो नजर आ रहे हैं वो है 18 and 10. You can write it as one factor s + 2. The other factor that we are getting is 9s + 10 equals to 0. यानी 2 वैल्यूज ऑफ s आ गई हैं। कौन सी वैल्यू को सिलेक्ट करना है वो हमें यहाँ पे पुट करके पता चलेगा। जैसे ही मैं -2 लेती हूँ s को, मुझे दिख गया कि ये वैल्यू तो 0 आ रही है और ये नेगेटिव, यानी -2 तो रिजेक्ट ही हो गया।
तो जस्ट गो एंड पुट द वैल्यू ऑफ एस एज -10/9. कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू अब निकाल लिए जाएंगे. सो दिस इज 3 - 20/9 एंड 2 + s. ठीक है, अब आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, इसे इक्वेट कर लो जो फॉर्म इन्होंने दी गई है, क्वेश्चन में दी गई है, एंड देन आइडेंटिफाई द फाइनल आंसर. तो वंस यू गेट दिस वन, आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट द कैलकुलेशन पार्ट एंड गेट योर आंसर एज 44. तो अब आपको आंसर मिल जाएगा 44. सो वो कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके लिए लीव कर दिया, वो आप अपने आप करके देख सकते हो. यानी इस क्वेश्चन के थ्रू भी आप देख सकते हो हमने काफी चीजें एक साथ रिवाइज कर लिया है. अगेन आप नोटिस करो, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज लाइक कि मेंस में ही नहीं, एडवांस में भी पूछा जा सकता है. व्हाई? बिकॉज दे हैव क्लब्ड टू कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया गया है. एक चीज आपने आइडेंटिफाई की, उसे यूज करते हुए आप अगेन दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो, यानी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहे हो और दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो. तो जेईई एडवांस में मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जहां पे एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए आप दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ उसे नेट करते हो और फाइनल आंसर निकाला जाता है. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन इन केस यू फील दैट want to revise it once more. आप इसे अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि इस सिंगल क्वेश्चन से अगेन आप बहुत सारी चीजें एक साथ रिवाइज कर रहे हो. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन अगेन प्रीवियस जेईई मेन से सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से उठाए, सो दैट आप देख सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस आजकल फ्रेम किए जा रहे हैं. थर्ड क्वेश्चन है, लेट एल बी द लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स. ये देखो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन बोली गई है ना, लिखा उस फॉर्म में नहीं है बट लैंग्वेज वही है. ये क्या कहते हैं कि लाइन ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स मींस द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स आपको फाइंड करनी है. द पॉइंट is the foot of perpendicular. If this point is the foot of perpendicular from 3, 2, 1 on L. देखो लाइन पे फिर से foot of perpendicular की बात आ गई है, तो हमें ये फाइंड करना है. तो foot of perpendicular कैसे निकालना है वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिवाइज कर लिया है. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप क्विकली अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. तो लेट अस सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है x + 2y + z = 6. सेकेंड लाइन है y + 2z = 4. अभी करना क्या है, अब आपके पास ये जो दो लाइंस का इक्वेशन दिया गया है, इन्हें सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लाइन पे आओ. ये कुछ इस तरह लिखा है कि y - 4 = -2z. यानी आपको ऐसा नहीं करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहे हैं एंड देन वेक्टर अलोंग द लाइन फाइंड करना है. नथिंग, ऐसा कुछ मत करिए. आप सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करो, जैसे कि मैंने ये लिया. ठीक है, इसे लिखने के बाद y - 4 = -2z, यानी एक रिलेशन y और z में तो मेरे पास ऑलरेडी तैयार है. सेकेंड रिलेशन लिखने के लिए अब मैं क्या करने जा रही हूं, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करूंगी, यानी y को या z को मैं रिमूव करती हूँ. तो सेकेंड इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई कर ली, और ये हमारे पास आ गया. मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो दिस विल बिकम x - 3z. ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट वी आर गेटिंग इज -2. ठीक है, जरा देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई. दिस इज लाइक x + 2. ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट डू वी हैव इज 3z. ठीक है, तो आपको इस तरह के दो रिलेशंस निकालने हैं, दो वेरिएबल में दो रिलेशन. एक हमने yz में निकाल दिया, एक हमने xz में निकाल दिया. कभी भी आपके पास दो प्लेन्स दिए गए हो, आप इस तरीके से दो रिलेशंस निकालिए. अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखे. कंबाइन करने का मतलब कि फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में z लिख सकती हूँ कि ये है y - 4/-2. दिस इज इक्वल्स टू z. एंड फ्रॉम दिस रिलेशन ऑल्सो z को हम लिख सकते हैं x + 2/3. तो मैंने इसे लिख दिया x + 2 / 3. ठीक है, और आप चेक कर सकते हो कि ये एक लाइन की इक्वेशन जैसा कुछ तैयार हो गया है. This is nothing but the symmetrical form of the line which they gave us in the form of unsymmetrical form. So unsymmetrical form था, हमने symmetrical form में convert किया. अब question वापस वही है कि आपको foot of perpendicular identify करना है. तो let me just make you revise. आपने क्या किया था, आपने इसे equate किया था lambda से. ये रही line. Any point on this line can be taken as 3 lambda - 2, -2 lambda + 4 and lambda. कोई भी point P है, तो P पॉइंट हमें दिया गया है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी हमें F आइडेंटिफाई करना है. तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हमें दिए गए हैं वो है 3, 2, 1. पॉइंट P इज अल्फा बीटा गामा. इफ पॉइंट P इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3, 2, 1. तो हमें नाम चेंज करना पड़ेगा जरा. इसका नाम P दिया गया है, हम इसका नाम A रख देते हैं. दिस इज 3, 2, 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P कितना है, अल्फा बीटा गामा.
तो क्वेश्चन सिर्फ ये कह रहा है कि आपको अल्फा बीटा गामा आइडेंटिफाई करना है एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को खत्म करना है। तो आप क्या करते हैं, आप एनी पॉइंट ऑन द लाइन लेते हो, a is 3, 2, 1 and then you write that AP vector is perpendicular to the line, यानी AP का डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर अलोंग द लाइन। यहां पे भी गलती होती है, ध्यान रखिएगा कि आपको वेक्टर अलोंग द लाइन लिखना है। तो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना लिख दोगे, 0। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस वेक्टर वो पूरी लाइन की इक्वेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो आप लाइन की इक्वेशन के साथ डॉट नहीं लोगे, आपको वेक्टर अलोंग द लाइन लेना है जिसका डॉट प्रोडक्ट विद एपी वेक्टर 0 किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक ही अननोन है लैम्डा, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। द मोमेंट यू गेट लैम्डा यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हमने इसी लेक्चर में सॉल्व किया, आप इस क्वेश्चन को अब कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी तक आप देख सकते हो कि अभी आपको 2 क्वेश्चंस ऐसे मिल गए हैं जिसमें हमने पॉइंट की इमेज इन द लाइन आइडेंटिफाई की है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नॉट जस्ट फॉर मेंस बट फॉर एडवांस एज वेल, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस लाइन टू दिस प्लेन such that the foot of perpendicular Q also lies on the plane, ठीक है, then the coordinates of Q। अगेन कुछ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसा दिखाई दे रहा है, मगर क्वेश्चन को तरीके से रीड करिए, प्रॉपर्ली इसे विजुलाइज करिए एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। क्या है क्वेश्चन, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, यानी हमें एक लाइन दी गई है, सो लेट दिस बी द लाइन। ठीक है, और एक प्लेन भी दिया हुआ है, तो हमने एक प्लेन भी बना लिया यहाँ पे, दिस इज द प्लेन। मैं जरा प्लेन की इक्वेशन भी लिख देती हूँ, हमें प्लेन दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3, और लाइन जो है वो भी मैं लिख लेती हूँ, दिस इज x माइनस 1/2 इज y प्लस 1/-1 इज z by 1। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस लाइन टू द प्लेन। तो हमने कोई भी एक पॉइंट लिया, कोऑर्डिनेट्स मत लीजिए, एनी पॉइंट p अज्यूम कर लीजिए, इससे आपने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जो फुट है उसका नाम है Q, such that the foot of perpendicular Q also lies on another plane। अब ये जो पॉइंट Q है ना, इट ऑल्सो लाइज ऑन अनदर प्लेन, ये Q एक दूसरे प्लेन पर भी लाई कर रहा है। तो ठीक है, मैं ये अज्यूम कर लेती हूँ कि हमारे पास मे बी कुछ इस तरह का प्लेन होगा। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन फिर हमें दिया गया है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये रहा सेकेंड प्लेन जिसपे Q पॉइंट लाई करता है। तो जो सेकेंड प्लेन हमें दिया गया है उसका इक्वेशन भी जरा हम लिख लेते हैं। तो Q पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट प्लेन एज वेल एज ऑन द सेकेंड प्लेन, यानी क्या मैं ये कह सकती हूँ, पहले जरा सेकेंड प्लेन का इक्वेशन भी लिख लें हम। सेकेंड प्लेन हमारे पास क्या दिया गया है, इट इज x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3। सो क्वेश्चन एक बार वापस रीड करेंगे फिर हम इंटरप्रेट करेंगे। तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन में दिया गया था ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने जस्ट फिगर ट्रेस किया है। A perpendicular is drawn from a point on this line, तो any point P लिया, उससे perpendicular drop किया on the first plane, such that the foot of perpendicular Q also lies on the second plane, also lies on the second plane. Then the coordinates of Q are, I need to get the coordinates of Q। अभी Q के coordinates निकालने हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या इंटरप्रेट किया, जैसे ही मैंने इस इंफॉर्मेशन को ट्रेस किया, एक चीज क्लियरली नजर आ रही है कि Q lies on लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। आप ध्यान से देखो, इट लाइज ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स, राइट। जो 2 प्लेन्स हमें दिए गए हैं उन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे Q पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, राइट। PQ जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, PQ is perpendicular to the given line। given line means the line of intersection of 2 planes। ठीक है, अब ये इंटरप्रिटेशन से आगे क्या किया जा सकता है, the next thing that we can do here is, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं ये लाइन निकालूंगी जो इन दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। ओके, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बेसिकली आपको अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने दोनों को फिर से सॉल्व करना शुरू किया, यहाँ पे कोफिशिएंट्स और जो इक्वेशन आपके पास 2 प्लेन्स की है वो काफी आसान है, जैसे ही आप इसे ऐड करते हो आपको मिल जाता है x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3।
मैंने 2 का फैक्टर कैंसिल कर दिया। जैसे ही आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो आपको मिल जाता है y इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करते हो तो इक्वेशन बन जाती है x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 1। ये रही लाइन की इक्वेशन। कौन सी लाइन है ये लाइन है जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू प्लेन्स है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। अब अगर Q इस लाइन पे लाई कर रहा है तो जरा क्वेश्चन वापस देखते हैं। हमें एक लाइन दी गई, इक्वेशन हमें प्रोवाइड की गई है, सेकेंड लाइन दी गई, दिस इज x अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y अपॉन 0 इज z माइनस 3 अपॉन माइनस 1। और जो फर्स्ट लाइन थी वो हमारे पास क्या है, तो जरा वापस से हम देखते हैं। वो लाइन हमारे पास है x माइनस 1 अपॉन 2। तो जरा फिर से डेटा लिख लें एक बार। दिस इज इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू z बाय 1। चलिए, तो अब डेटा हमारे सामने 2 लाइंस दी गई है। प्लीज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन जहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और जो परपेंडिकुलर का फुट है वो सेकंड लाइन पे लाई कर रहा है। सो इफ दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, देन P एंड Q, PQ इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखो द नेक्स्ट स्टेप। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में तो वापस से अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में P is any point on the first line, तो हम इसे जरा लैम्डा से इक्वेट करके लिख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स विल बी 2 लैम्डा प्लस 1 एंड सेकेंड हम लोग क्या कह सकते हैं कि 2 लैम्डा प्लस 1 के बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे माइनस लैम्डा माइनस 1, y कोऑर्डिनेट विल बी लैम्डा। सिमिलरली Q इज एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन, तो हम उसको म्यू से जरा इक्वेट करके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। सो इट विल बी म्यू कामा 0 कामा 3 माइनस म्यू। अभी कंडीशन कैसे यूज करें? कंडीशन यूज करने के लिए मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन है एंड PQ इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मगर PQ के कोऑर्डिनेट्स या फिर कहिए जैसे drs आप लिखेंगे तो आपको 2 अननोन्स मिल रहे होंगे, राइट? आपको 2 अननोन्स मिल रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट विद दिस लाइन तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, वापस जरा पहले वाले फिगर को चेक करते हैं। यहां से आप ये नोटिस कर सकते हो कि जो PQ वेक्टर लिखा जाएगा दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। जो हम PQ वेक्टर लिखने वाले हैं इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 3। आपने पॉइंट P से प्लेन पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो PQ लाइन होगी इसके drs विल बी सेम एज 1:1:1। PQ is along the normal to this plane, तो drs are going to be common। So हम लोग लिखेंगे PQ के drs निकालेंगे और उसे कंपेयर कर लेंगे 1:1:1 से। So my next step will be writing down the drs of PQ। So PQ के drs क्या आते हैं? PQ के drs आपको मिलेंगे 2 lambda plus 1 minus mu is to minus lambda minus 1 minus 0 and then we have lambda minus 3 plus mu। कंपेयर इससे किससे करना है? 1:1:1 से। यानी बेसिकली आप क्या करना चाहते हो, ये सारे रेशियोज हटाओ और सीधे लिख दो कि this upon 1 is equals to this upon 1 is equals to this upon 1, right? All the three must be similar, same होने चाहिए। ठीक है, जरा 2 अननोन्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वी आर इंटरेस्टेड मोर इन कैलकुलेटिंग म्यू। म्यू चाहिए हमें म्यू क्यों चाहिए? क्योंकि क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो म्यू में हम ज्यादा इंटरेस्टेड है। चलिए इक्वेशंस लिखेंगे। क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कैलकुलेशन का। वैसे तो सिंपल है, तो चलिए सीधे ही चलते हैं किसी और क्वेश्चन में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में या अगले किसी क्वेश्चन में मैं आपको दूसरा तरीका कैलकुलेशन का सिखाऊंगी। यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बन गई 3 लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक तो ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। एक और जो इक्वेशन हम लिख सकते हैं, मैंने लास्ट 2 को इक्वेट कर दिया, तो यहां से मुझे मिल जाएगा दिस इज 2 लैम्डा एंड देन वी हैव प्लस म्यू एंड आफ्टर दैट व्हाट डू वी हैव इज माइनस 2। इन 2 इक्वेशंस में तो हमारे पास ये है 2 लैम्डा, देन वी हैव प्लस म्यू एंड देन माइनस 2। अब आप देख सकते हो कि ये जो 2 इक्वेशंस है ना, इन दोनों इक्वेशन में ऐड करते ही मुझे लैम्डा 0 मिल रहा है। बट लैम्डा के 0 मिलने का क्या मतलब हुआ कि आपको म्यू भी इजीली मिल गया। म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? दिस टर्न्स आउट टू बी 2 एंड इफ म्यू इज इक्वल्स टू 2 देन आप क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे और आंसर आएगा 2,0,1। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू है। जरा देखते हैं क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। आफ्टर गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू,
क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, हमें क्यू के ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है और आंसर तैयार है। तो ओवरऑल आपने क्वेश्चन में ये देखा कि हम किस तरह से, दो चीजें हैं इसमें भी क्लब, एक तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में आप क्लब कन्वर्ट कर रहे हो। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि वी वर एबल टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन कि क्यू लाइज ऑन दिस लाइन। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कितनी आसान है, राइट? तो आप इस कैलकुलेशन के थ्रू, यानी अगर इसे इंटरप्रेट कर लेते हो तो क्वेश्चन कम कैलकुलेशन के साथ जल्दी सॉल्व होगा। यानी आपके पास लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, आपने अगेन क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिए। आफ्टर दैट ऑल्सो यू कैन सी कि जो रेशियोज हमें दिए गए हैं वो भी 1:1:1 है, यानी कहीं पर भी आपके पास लेंथी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इसे सॉल्व करते हो, म्यू की वैल्यू 2 एंड द कोऑर्डिनेट्स आर रेडी। सो दिस इज हाउ वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू।